ओके, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल लोकेशन। आप किस तरह से इंडस्ट्रीज को कहाँ सेटअप करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपका डिसीजन है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को कहाँ लोकेट करेंगे। और इंडस्ट्रीज़ के जो लोकेशन रहते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन में आपको बहुत मिलेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया एक स्पेसिफिक रीजन में आपको मिलता है, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन कंसनट्रेटेड रहती है, वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और ये जो इंडस्ट्रियल लोकेशन रहती है या जो इंडस्ट्रीज़ रहती है उनको कई सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वो जो इंडस्ट्रीज़ है वो स्पेसिफिक रीजन में हमें मिलती है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, then it is mostly found in the regions like Jharkhand, like Odisha, and like Chhattisgarh and like West Bengal, because the Chota Nagpur plateau is rich with minerals like coal, okay, like iron ore, like copper ore. Okay, so that is why, just because of the availability of resource in that specific region, the industries was set up or is set up on that areas. Okay, so number one reason which influenced the industrial location is raw material, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, नंबर वन रीज़न। देखो होता क्या है, अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो आपको किसी और जगह से क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को बुलवाना पड़ेगा। और अगर आप किसी और जगह से मटेरियल को बुलवाते हैं या मंगाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, है ना। आपको आपने जितनी की इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी होगी उससे ज़्यादा का तो आपका रॉ मटेरियल ही आएगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ और जस्ट टू सेव मनी हम क्या करते हैं, ऐसी जगह में इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो जाए या पास वाले रीजन में हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। अगर मैं बात करता हूँ, आप इसको इस तरह से देखिए समझ लो एक स्पेसिफिक जगह है, ये समझ लो वेस्ट बंगाल है ना। यहाँ मैंने एक इंडस्ट्री सेटअप करी। अब जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से मैंने इंडस्ट्री सेटअप करी और मुझे उसका रिसोर्स पंजाब में मिल रहा है, मतलब इसका जो रॉ मटेरियल है वो मुझे पंजाब में मिल रहा है। अब एक बात याद रखो, अगर मैं वेस्ट बंगाल में मैंने इंडस्ट्री सेटअप करी है और रॉ मटेरियल मुझे पंजाब से मंगवाना पड़ रहा है, वहाँ से मुझे अपने इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल मंगाना पड़ रहा है, तो ऑलमोस्ट मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा, पहली बात। दूसरी बात, साथ ही साथ मुझे रॉ मटेरियल के भी पैसे देने पड़ेंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल डिस्ट्रक्ट भी हो जाए, है ना। क्या रॉ मटेरियल जो हो वो शायद ख़राब भी हो जाए। तो ऐसे में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है अगर हम रॉ मटेरियल के आसपास इंडस्ट्री सेटअप नहीं करते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम क्या करें, इंडस्ट्रीज़ के आसपास, है ना, इंडस्ट्रीज़ के आसपास क्या करें, हमारा इंडस्ट्रीज़ के आसपास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा हम उसका इस्तेमाल करें, पहली बात। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें मोस्टली हमें रॉ मटेरियल के आसपास ही इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सेकेंड इज़ लेबर। अब आप एक बात बताइए, आप क्या करेंगे, आप लेबर किस तरह के लेबर अपनी इंडस्ट्रीज़ में इस्टेब्लिश करेंगे। आप सिर्फ ये सोचो कि आप एक मालिक हो किसी इंडस्ट्री के और आपने बिल्कुल न्यूली एक आपके पास बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके पास 50 करोड़ या 70 करोड़, अब आपको उसको इन्वेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली अगर आपका मन करता है इंडस्ट्रीज़ बनाने का और आपको इंडस्ट्री ही ओपन करनी है और आपने किसी एक स्पेसिफिक रीजन में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी, तो आप कैसी जगह पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करोगे, आप मोस्टली ऐसी जगह पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करोगे जहाँ रॉ मटेरियल हो। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि क्यों आप इस्टेब्लिश करोगे, ताकि आपका रॉ मटेरियल का खर्च जो है सिर्फ उतना ही लगे, ट्रांसपोर्टेशन का ना लगे जो रॉ मटेरियल के लिए हम मंगाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी के टाइम पे अगर हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे समझ लो किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, तो फिर ऐसे में क्या होगा, हमें बहुत दूर से मंगाना है तो हमें अपने पूरे का प्रोडक्शन वर्क को रोकना पड़ेगा। तो इस कारण भी रॉ मटेरियल के पास ही इंडस्ट्री हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेबर इंटेंसिव मतलब कि या लेबर ओरिएंटेड, जहाँ लेबर आपको ज़्यादा ही चीपली मिले। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ कोई ऐसा लेबर, अगर मैं बात करता हूँ, समझ लो फिर वैसी एग्जांपल, मैंने गुजरात में एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। और मेरे जो लेबर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, हाँ रुको, मेरे जो लेबर्स है वो समझ लो आ रहे हैं वेस्ट बंगाल से, काफ़ी दूर का है ना, या समझ लो एमपी से आ रहे हैं, है ना, मध्य प्रदेश से थोड़ा काफ़ी पास में, एमपी के आसपास के, एमपी से ग्वालियर से आ रहे हैं एमपी के, है ना। या अगर मैं बात करता हूँ नीमच मंदसौर, है ना, एमपी के इस एरिया से आ रहे हैं। तो गुजरात से मैं मेरे लेबर्स जो है, मेरी इंडस्ट्री के लिए जो लेबर आ रहे हैं वो एमपी से आ रहे हैं।
अब ये बताओ, जो लेबर इतनी दूर से आएगा ऑब्वियसली उसको जो चार्जेस देने पड़ेंगे या उसको जो पैसे देने पड़ेंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आ रहा है। और जाहिर सी बात है वो जो लेबर होगा वो क्या करेगा, इतनी दूर से आएगा तो वो चार्जेस भी ज़्यादा लेगा, पहली बात। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं करना है, अगर आपको चार्जेस ज़्यादा नहीं देना है, तो बेस्ट चॉइस क्या है कि आप क्या करें, सिंपली आप क्या करेंगे, आप आसपास में जो लेबर्स हैं ना, आप अपनी इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ क्या हो, आपको जो लेबर्स है वो क्या मिले, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन हो और ज़्यादा जहाँ लेबर आपको चीपली अवेलेबल हो जाए। अगर मैं बात करता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में अगर मैं कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में अगर मैं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ तो वहाँ मेरे पास लेबर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन अच्छी खासी है। और ऐसी जगह में इस्टेब्लिश कर रहा हूँ जहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन जब आएगी ही आएगी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रीज रहती है वो क्या होती है, ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश होती है जहाँ हमें लेबर चीपली अवेलेबल मिल जाए, जिनको हमें ज़्यादा वेजेस ना देना पड़े। और अगर वेजेस देने भी पड़ते हैं तो उनका वर्क अच्छा होगा तो हम वेजेस भी अच्छे देंगे, बट लेबर ज़्यादा दूर से नहीं आएंगे। तो हमारे लिए फ़ायदा ये है कि अगर हमें इमरजेंसी में कोई प्रोडक्शन कराना रहता है या कुछ ज़्यादा डिमांड है मार्केट में प्रोडक्ट्स की, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर आराम से क्या कर सकते हैं, वापस जो प्रोडक्शन को मंगा वापस हम लेबर्स की मदद से दोबारा टाइम पे बना सकते हैं। कैपिटल देखो, कैपिटल बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। मैंने शुरू में ही बोला कि आपके पास 50 या 70 करोड़ है तो ही आप इंडस्ट्री बना रहे हो। तो विदाउट मनी ना तो आप रॉ मटेरियल मंगा पाओगे, ना तो आप लेबर को वेजेस दे पाओगे, ना तो आप क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओगे, ना तो आप मार्केट के आसपास ट्रांसपोर्टेशन करवा पाओगे, और ना ही आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है जिसमें आपको पूरा गवर्नमेंटल वर्क, पेपर वर्क करना होगा, वो भी नहीं करवा पाओगे। और ना ही आप वाटर तक अवेल हो पाओगे अपनी इंडस्ट्री के लिए, वाटर भी अवेल नहीं करवा पाओगे। तो ये है जो आपका बेसिक है ना। कि अभी हमने कितने पढ़े हैं, 2 रीजंस पढ़ लिए, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा लेबर। रॉ मटेरियल के बिना इंडस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को ही फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म करना है। लेबर के बगैर इंडस्ट्री में वर्क नहीं हो सकता, मशीन्स कितनी भी आ जाए, कहीं ना कहीं हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कैपिटल, पैसों के बिना भी काम नहीं हो सकता है, बिना पैसों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो अदर फैक्टर्स है ना जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, वो कुछ नहीं कर पाओगे आप। अब आते हैं किसमें, पावर में। पावर मतलब यहाँ है इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी मशीन आपको चलानी है उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप मशीन कैसे चलाओगे, है ना। जैसे अब मैं अगर बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो मैंने जस्ट 1-2 घंटे पहले ये वीडियो बनाई है, ठीक है, 1-2 घंटे पहले ही जस्ट वीडियो बनाई है। और उसके 1 घंटे पहले मेरे घर में लाइट नहीं थी, है ना। तो अगर वो लाइट नहीं थी तो शायद ये वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाता, बट आ गई ऑन टाइम। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने अपना काम कर पाया, है ना, टाइम पे अपना वर्क कर पाया। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमें लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मशीन का काम नहीं हो पा रहा है। मशीन का काम नहीं होगा तो हमें लेबर के ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे। तो सिमिलरली क्लियरली हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सारी मशीन्स को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मशीन्स जो है वो रन नहीं कर पाएगी। अब है मार्केट। देखो मार्केट क्या है, ठीक है, आप अपनी इंडस्ट्रीज ऐसी जगह में इस्टेब्लिश करो जहां मार्केट पास में हो। अब अगर मैं बात करता हूँ, वही एग्जांपल बिल्कुल लंबा और घिसा पिटा सा, है ना, वो भले ही घिसा पिटा हो बट यही एग्जांपल से आपकी बुक में भी समझाया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र वो थोड़ा पास में है। अगर मैं बात करता हूँ गुजरात और हाँ वेस्ट बंगाल, है ना, या अगर वेस्ट बंगाल से कुछ बना है और तुम मंगा रहे हो तमिलनाडु से, ठीक है ना। तो अगर मैंने गुजरात में कोई प्रोडक्ट बनाया हूँ और अब मुझे वेस्ट बंगाल में बेचना हो और मार्केट उसकी वेस्ट बंगाल में ही बहुत अच्छी है, तो क्या मैं इतना लंबा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और आपकी इनिशियल स्टेज है आपकी मार्केटिंग की या इंडस्ट्री की, तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी शायद जो है इंडस्ट्री थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर सकती है। तो हमेशा याद रखना, आप ऐसी जगह पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो जहाँ मार्केट आसपास में, ऐसा नहीं कि पता चले आपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बना ली और उसके आसपास में दूर दूर तक कोई शहर कनेक्टेड नहीं हो। अगर शहर कनेक्शन नहीं होगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आप बाकी शहरों तक क्या नहीं कर पाओगे, मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे, अपने प्रोड्यूस को या प्रोडक्शन को सही जगह नहीं पहुंचा पाओगे, मार्केट तक नहीं पहुंचा पाओगे। और अगर मार्केट तक नहीं पहुंचा पाओगे तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा नहीं, और नहीं बिकेगा तो ऐसे में क्या होगा, आपको ही घाटा होगा। समझ में आ रहा है। आप एज अ ओनर ऑफ इंडस्ट्री सोचो कि आप एक इंडस्ट्री को कहाँ एस्टैब्लिश करोगे। आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मुझे इस इंडस्ट्री को कहाँ एस्टैब्लिश करना है, ठीक है।
गवर्नमेंटल पॉलिसीज, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ये बताओ कि एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए हमें पीस ऑफ लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। ये ज़मीन हमें कौन ऑथराइज करवाएगा, कौन इसके पेपर्स हमें देगा? गवर्नमेंट, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है कि इंडस्ट्रीज़ को आप ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करें जहाँ पॉल्यूशन ना हो। अगर पॉल्यूशन होता है तो आप पॉल्यूशन रिडक्शन करो, आप सीवेज वेस्ट वाटर प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। तो ये सब जो है जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, थोड़ी बहुत अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा नहीं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है, तो उस पॉलिसीज़ को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा है ना, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है, आप लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया गवर्नमेंट ने। क्यों किया? क्योंकि क्या चाहती थी वो कि इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्रीज़ अच्छे से अच्छा काम करे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी है जो क्या करती है, इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। समझ में आया? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देखो पीस ऑफ लैंड या तुम लैंड फॉर्म भी लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी जगह पर आप तुम यहाँ 8th पॉइंट लिख सकते हो अगर चाहो तो। वैसे 8th ये इंपॉर्टेंट है, बिना लैंड फॉर्म के आप कहीं भी इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, है ना। लैंड फॉर्म्स, देखो आप कैसी जगह पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहोगे? ऑब्वियसली जहाँ प्लेन लैंड फॉर्म, जहाँ आप माउंटेन एरिया में तो इंडस्ट्री बनाओगे नहीं, क्लियरली, है ना, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल वैसे ही मिलने से रहा। तो आंसर इज दैट कि आप ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे जहाँ क्या हो, लैंड फॉर्म जो हो वो प्लेन हो। तो लैंड फॉर्म इज ऑल्सो अ वेरी मेजर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये जो है ना, ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करो, आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करो, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हो, तो वाटर के बिना आप क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, पहली बात, है ना। इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विद द हेल्प ऑफ वाटर, अगर मैं बात करूँ, और अगर ऐसा नहीं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी आ रही तो वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। लेकिन आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जहाँ कपड़े बनते हैं, उस इंडस्ट्री के लिए आपको कपड़े की वॉशिंग के लिए क्या करना पड़ता है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में आप जब आयरन को गर्म करते हो, आयरन ओर को निकाल हटाते हो, है ना, जब आप प्योर क्वालिटी के आयरन को निकालते हो तो उसे ठंडा करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए रहती है। तो हर एक इंडस्ट्री में वाटर आपका बहुत बिल्कुल बेसिक और बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 8th वाला मैंने आपको ऐसे बताया था लैंड फॉर्म, तो वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये आपने नहीं लिखा हो तो एक बार ये लिख लो, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। अब आते हैं ये डायग्राम पे, ये दिख रहा है आपको, देखो रॉ मटेरियल ये बुक में है आपकी, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड फॉर्म्स, है ना, ये लैंड फॉर्म्स और ट्रांसपोर्ट। बच्चे कंफ्यूज मत होना कोई भी, ठीक है। तुम लोग ये मत लिख के आ जाना कैपिटल में कि जो किसी भी स्टेट या देश के कैपिटल में इंडस्ट्री स्टैब्लिश होना चाहिए। याद रखना कैपिटल का मतलब है मनी, बिना पैसों के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे हो तो आप बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री बना लोगे, ठीक है। विदाउट मनी, मतलब पैसे अच्छे खासे होने चाहिए तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज आप बना लोगे। विदाउट मनी आपकी इंडस्ट्रीज कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हो सकती। नंबर 1 पहला लिखना मनी। अगर तुम भूल जाते हो तो ये याद रखना कि आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए रहता है तो विदाउट मनी आप कुछ परचेस नहीं कर सकते। तो नंबर 1 मनी, फिर क्या होगा, आएगा लैंड फॉर्म, है ना। सीक्वेंस कोई सा भी हो सकता है, बट ये जो 8 पॉइंट्स है ना, इन 8 पॉइंट्स को आप याद रखना। बुक में कम दिए हैं, मैं मानता हूँ, ऑलमोस्ट 7 ही है उतने, है ना, बुक में 7 ही है। आप इसको एक्सटेंड करिए और बाकायदा इसको लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए अपने वर्ड्स में और मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ क्या है, कोशिश करती है कि एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है एक अप्रोप्रिएट प्लेस में लोकेट होती है, जिसके कारण क्या होता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है एक ऐसी जगह पर सेटल होती है जहां हमें ये सब मिल रहा है। तो इसमें आपका पैसा कम लगता है, और पैसा जब कम लगता है तो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लोअर कॉस्ट में होता है, जिससे आपको ही ज़्यादा फायदा है ना। एक बार हम ये सेंटेंस रीड कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट अ लोअर कॉस्ट। नाउ वही है कि इंडस्ट्रीज जो है आप ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करोगे जहां आपको लोअर कॉस्ट में आपका काम आसान हो जाए। नाउ इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सीरियसली पढ़ना, ठीक है। होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज की, होता क्या है, आप रॉ मटेरियल लगाते हो, मतलब आपका इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल, लैंड,
लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मतलब वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं जैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग। आप जो इनपुट लगाते हो उसका क्या होता है, जो भी इनपुट आप लगा रहे हो, आपका रॉ मटेरियल हो, आपका पैसा हो, वॉट एवर इट इज, आप उस इनपुट को क्या कर रहे हो, फैक्ट्री में लगा रहे हो, है ना। जो आपका रॉ मटेरियल आप फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जैसे ही आप फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट करोगे क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। जैसे ही इसको फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा तो क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें जो आउटपुट के रूप में मिलेंगे। समझ लो मैंने यहाँ मैं अगर बात करता हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने अच्छा खासा वीट का यहाँ मैंने अच्छा खासा वीट का वीट एज अ रॉ मटेरियल लिया है, ठीक है, वीट को एज अ रॉ मटेरियल लिया है। और यहाँ मैंने क्या किया है, ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में भेजा। अब जो ये रॉ मटेरियल है मेरा वीट, वो वीट बन के ही नहीं निकलेगा, वो ब्रेड बन के, है ना, या अदर स्नैक्स बन के कन्वर्ट होके क्या आएगा मेरे पास, एज अ प्रोडक्ट आएगा। अब जो प्रोडक्ट होगा मैं उसको क्या करूँगा, ट्रांसपोर्ट करूँगा मार्केट में। जैसे ही मैं मार्केट में उसको ट्रांसपोर्ट करूँगा तो होगा क्या, मेरे पास पैसे आएंगे। और जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो क्या होगा, मैं वापस क्या कर सकता हूँ, वापस इनपुट खरीद सकता हूँ, वापस रॉ मटेरियल खरीद सकता हूँ, वापस लेबर को फीस दे सकता हूँ, सैलरी दे सकता हूँ, वापस और एक्स्ट्रा अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ा सकता हूँ, है ना। एंटरप्रेन्योर्स जो आपके वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन सबको आप फीस दे, सैलरी दे सकते हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ा सकते हो। तो समहाउ ये जो है इंडस्ट्री या मार्केट का एक लिंकेज है। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बारी मैं और बताता हूँ। देखो होता क्या है, क्लियरली देखना, ठीक है। होता क्या है, समझ लो आपने इनपुट लगाया है ना, ये इनपुट लगाया आपने, रॉ मटेरियल था आपके इनपुट में, है ना, रॉ मटेरियल था नंबर वन। और रॉ मटेरियल आपने किससे खरीदा, कैपिटल से। अब आपने जब कैपिटल और रॉ मटेरियल खरीद लिया है तो ऑब्वियसली आपके पास एक बिल्डिंग होगी जहां आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे। इस बिल्डिंग में आपको कुछ लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी जो बिल्डिंग होगी वो एक लैंडफॉर्म के ऊपर बनी होगी। और एंटरप्रेन्योर्स मतलब मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी जो लेबर को लुक आफ्टर करेंगे, है ना। तो जो रॉ मटेरियल्स है, जब आप थोड़ी देर के लिए फैक्टर वाले एरिया को आप भूलो, है ना, थोड़ी देर के लिए बस। आप जब किसी इंडस्ट्री में क्या लगाओगे, इनपुट लगाओगे रॉ मटेरियल, तो जैसे ही आप रॉ मटेरियल लगाओगे वो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आएगा, फैक्ट्री में आएगा। जैसे ही ये फैक्ट्री में आएगा तो वो क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में ट्रांसफॉर्म्ड होगा। जैसे ही मार्केट पहुंचेगा वो मार्केट में सोल होना या सेल होना स्टार्ट होगा। मार्केट में सोल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास पैसे आएंगे, मनी आएगी। और जब ये मनी हमारे पास जनरेट होगी तो हम क्या करेंगे, उससे हमारे पास ये जो मनी आएगी हम क्या करेंगे, उससे अपने लेबर्स को क्या कर सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। हमारा जो लैंड फॉर्म है उसमें आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा सकते हो, आप अपनी बॉस फर्म जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी फ्रेंचाइज बढ़ा सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग लोकेशन में सेटअप कर सकते हो, है ना, एक ही इंडस्ट्री को। एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो आपके वर्कर्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, उनको भी आप अच्छी खासी सैलरी दोगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, तो क्या है, एक तरह से आप जो इनपुट लगाते हो वो आपको किस फॉर्म में मिलता है, मनी के फॉर्म में, है ना। आप जो इनपुट लगाते हो, आप एक रॉ मटेरियल लगाते हो तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, मनी मिलेगी। तो जो इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा एक लिंकेज से चलती है, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। आपके बुक में ये डायग्राम जो है वो क्लियर है, और ये डायग्राम बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि बताओ व्हाट डज दिस डायग्राम इम्प्लाई और व्हाट डज दिस फ्लो चार्ट इम्प्लाइज। तो आपको बताना पड़ेगा कि इट शोज द इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज को दिखाता है, पहली बात, है ना, इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज को दिखाता है। और जिसके चलते क्या होता है, जैसा हम इनपुट लगाएंगे हमें वैसा प्रोडक्ट मिलेगा, और वो जो प्रोडक्ट मिलेगा हम मार्केट में बेचेंगे, और मार्केट में बेचने के बाद हमें क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, कैपिटल मिलेगा, जिस कैपिटल से हम क्या करेंगे, जितना हमने इन्वेस्ट किया था उन इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं, या तो और अपनी फैक्ट्री को रेस कर सकते हैं, या एनरिच कर सकते हैं। इतना समझ में आया, है ना। एक और डायग्राम है आपकी बुक में जिसे कहा जाता है आइडल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। देखो ये क्वेश्चन कर करके पूछ रहा है ये वाला एरिया, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या करोगे, जो कॉस्ट आपको साइट में रॉ मटेरियल की लग रही है किसी एक स्पेसिफिक साइट में। समझ लो गुजरात में आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली, और गुजरात में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, और गुजरात में ही आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली, तो आपका रॉ मटेरियल में पैसा क्या लगेगा, कम लगेगा, सिर्फ रॉ मटेरियल का लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कम लगेगा, पहली बात।
दूसरी बात मतलब कि आप ऐसी जगह पर इंडस्ट्री सेटअप करोगे जहाँ क्या होगा, रॉ मटेरियल पास में अवेलेबल हो। नंबर टू, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आप, सॉरी यहाँ आओ, इस तरफ आओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कितना पैसा लगा आपको साइट में, जहाँ इंडस्ट्रीज में आपने जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करा, जिस इंडस्ट्री में आपने मैन्युफैक्चर करा उसमें आपको कितना पैसा लगेगा, फिर कम लगेगा। अगर आपको रॉ मटेरियल जो है पास से मिल रहा है, आपका पैसा रॉ मटेरियल में कम लग रहा है, तो प्रोडक्शन में ऑब्वियसली कम लगेगा। क्यों? क्योंकि लेबर आपके मार्केट के आसपास ही है। गुजरात में पॉपुलेशन अच्छी खासी, तो वहाँ आपको आराम से लेबर मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन एरिया अच्छा है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। मार्केट भी बहुत अच्छी है कॉटन की, है ना, सॉरी मार्केट भी बहुत अच्छी है क्लोथ्स की, कहाँ, गुजरात में, है ना। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे में आपको प्रोडक्शन में पैसे कम लगेंगे। फिर क्या है, आप एक डिसीजन लेते हो कि आप किस जगह पर फैक्ट्री क्या करोगे, स्टैब्लिश करोगे। इन सब क्वेश्चन के बेसिस में कि जो कॉस्ट ऑफ टेनिंग है बहुत ज़्यादा ही मैसी हो गया है ना, फिर से देखो। तो इन सब रीजन, और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कितना पैसा, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कि कितना आपने प्रोड्यूस किया था, उसमें से कितना आपका कैपिटल का फायदा हुआ। ये आपका ये वाला पॉइंट है, थर्ड वाला, है ना, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या हुआ, एक तरह से अगर बात करें तो आपका पूरा का पूरा जो है ना, ये अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका ये वाला रीजन, क्या आपने मार्केट में जितना पैसा, आपने जितना प्रोडक्शन में पैसा लगाया उतना अगर आपको मार्केट से मिलता है तो आपको फ़ायदा है, ऑब्वियसली फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे अपनी फैक्ट्री को लोकेट करने का। ये जो है तीनों का ब्लेंड है, 1, 2 और 3 का, समझ में आ रहा है। तो यहाँ आपका ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है आपका खत्म होता है, इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज। फॉर मोर डिटेल्स, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। और प्रॉपर नोट्स बनाइए, स्पेशली जीडीपी वाला टॉपिक जो है आपको अगर नहीं समझ में आओ, वैसे जीडीपी में कुछ नहीं है। पिछले 20 सालों में हमारे देश की जीडीपी जो रही है वो 17% इंडस्ट्री ने डोनेट, एक तरह से देखा जाए सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है। टोटल 27% रहती है, तो याद रखना इसको, टोटल 27% है, लेकिन उसमें से 10% जो है वो 10% जो है वो क्या है, 10% जो है वो ये माइनिंग एरिया, इलेक्ट्रिसिटी और क्वायरिंग एरिया ही ले लेती है। तो ये कोई एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है। जो रिमेनिंग 17% हमारे पास बचता है वो क्या है, इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री किसमें, हमारे देश में, जीडीपी में, ठीक है। उसके बाद ये हमारे देश की जो जीडीपी है, इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत कम है। एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की जो जीडीपी है, वो जीडीपी में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज है वो 25 से 35% कंट्रीब्यूट करती है, विच इज़ वेरी लार्ज। 40 तक जाता है कई स्टेट्स, कई नेशंस में, जैसे इंडोनेशिया हो गया, है ना, जापान वगैरह। तो यहाँ क्या 45-50 तक जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। जापान और कोरिया वगैरह में डेफिनेटली जाता है। और ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मतलब कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पिछले 10 सालों से 7% जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। 2003 में हम लोगों का जो ग्रोथ रेट था, मतलब 9 से 10% रहा हर साल, और हम सोच रहे हैं कि अगले 10 सालों पर हमारा क्या होगा, 12% ग्रोथ रेट आ जाएगा। मतलब कि समझ लो 2010 में हमारे देश में जीडीपी ने कितना, समझ लो 70, बहुत ज़्यादा हो गया, ये 21% कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो वह अगले साल 2011 में कितना करेगा, 20 20 भी नहीं, 31 32 सॉरी 33 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका एक तरह से क्लियर हो रहा होगा और ऐसे ही 33 के बाद वो अगले 2012 में क्या करेगा, 33 में फिर 12 ऐड करो, ठीक है। 33 इट मीन्स 46। नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो क्या है, 2003 के बाद से ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि हमारे देश में हर साल 12% जो है वो क्या होगा, ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री जो है वो जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाती जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। इस कारण 2004 में, और इसी उद्देश्य को लेकर 2004 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम क्या करें,
जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपने देश की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाएं और जिससे हमारे देश की जीडीपी में, इंडस्ट्री जो है वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, और नए एफर्ट्स को प्रमोट किया जाए इंडस्ट्रीज़ के, जिससे कि हमें क्या हो, थोड़ा सा फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो पाए। तो यहाँ आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है ना। ये देखो एक बार स्लाइड देख लो तो आपको याद रहेगा। ये इंट्रोडक्शन पूरा एनवायरमेंटल, ये आपका रिसोर्स वाले चैप्टर से ही उठाया मैंने। रिसोर्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से है कि एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर कर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करता है ह्यूमन बीइंग, फिर सेल करता है, फिर वापस एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करता है, फिर इंडस्ट्री, फिर सेल। ठीक है, तो ये है। हाँ, एक क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो कौन सी एक्टिविटी है? सेकेंडरी एक्टिविटी। याद रखना, ये क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, भूलना मत। ठीक है, तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको पॉज करके लिखोगे। ये पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पिछले साल ये क्वेश्चन आ चुका है, भूलना मत। ठीक है, ये सब पूरा। तो टिल देन बाय, आप अच्छे से नोट्स बनाइए और मुझे व्हाट्सएप करिए।